नमस्कार, डीएन न्यूज प्लस के हमारे खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सभी का स्वागत है। मैं शकील साजिद आपको बताने जा रहा हूं उन बड़ी खबरों के बारे में जो लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज चर्चा में सबसे पहले जिस मुद्दे के बारे में बात करेंगे वह है पंजाब के सिख समुदाय के धार्मिक मामलों की सबसे बड़ी अदालत श्री अकाल तख्त साहिब ने 2007 से 2017 तक राज्य पर शासन करने वाले शिरोमणि अकाली दल को 4 प्रमुख धार्मिक मामलों में दोषी करार देते हुए तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल सहित उनके कैबिनेट के मंत्रियों को धार्मिक सजा का ऐलान किया है। आपको बता दें कि तत्कालीन मंत्रिमंडल पर डेरा प्रमुख राम रहीम को बचाने और गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी से जुड़े मामले प्रमुख थे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 9 साल पहले माफी देने और केस वापस में लेने के मामले सहित प्रदेश में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी मामले में कड़ी कार्रवाई से चूकने को गंभीरता से लेते हुए अकाल तख्त साहिब ने सोमवार को पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को बर्तन धोने और टॉयलेट साफ करने की सजा सुनाई। उन्हें गोल्डन टेम्पल में 2 दिन सेवा करनी होगी। इसी मामले में पंजाब के पूर्व सीएम स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल को दिया गया पंथ रत्न फख्र कौम सम्मान वापस ले जाने की घोषणा हुई। श्री अकाल तख्त के प्रमुख जत्थेदार रघबीर सिंह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित श्री अकाल तख्त से सजा का ऐलान किया। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम द्वारा किए गए बलात्कार के मामले में श्री अकाल तख्त के 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई, जिसमें 30 अगस्त 2024 को सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त ने धार्मिक दुराचार का दोषी पाते हुए तनख्वाह घोषित किया। यह भी बता दें कि राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं। उसे 2 शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा हुई है। फिलहाल वह हरियाणा की सुनरिया जेल में बंद है। श्री अकाल तख्त साहिब ने बादल सरकार को 4 धार्मिक मामलों में दोषी पाया, जो इस तरह से हैं। पहला, सलाबतपुरा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा का अनुकरण करते हुए उन्हीं की तरह कपड़े पहनकर अमृत छकाने का स्वांग रचा था। इस पर राम रहीम के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया गया था, लेकिन तत्कालीन बादल सरकार ने 2007 में सजा देने की बजाय इस मामले को वापस ले लिया। दूसरा, श्री अकाल तख्त साहिब ने कार्रवाई करते हुए राम रहीम को सिख पंथ से निष्कासित कर दिया था, पर सुखबीर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए राम रहीम को माफी दिलवा दी थी। इसके बाद अकाली दल और शिरोमणि कमेटी के नेतृत्व को सिखों के गुस्से और नाराजगी का सामना करना पड़ा। अंत में श्री अकाल तख्त साहिब ने राम रहीम को माफी देने का फैसला वापस ले लिया। तीसरा, बादल सरकार के कार्यकाल के दौरान 1 जून 2015 को कुछ लोगों ने फरीदकोट के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र किताब बीड़ चुराई। फिर 12 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी फरीदकोट के एक अन्य गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 110 अंग चुरा लिए और बाहर फेंक दिए। इससे सिख पंथ में भारी आक्रोश फैल गया। अकाली दल सरकार और तत्कालीन प्रदेश के गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल ने इस मामले की समय रहते जांच नहीं की, दोषियों को सजा दिलाने में असफल रहे। इससे पंजाब में हालत बिगड़ गए। झूठे केसों में मारे गए सिखों को इंसाफ नहीं दे पाई अकाली दल सरकार ने सुमेध सैनी को पंजाब का डीजीपी नियुक्त किया। उन्हें राज्य में फर्जी पुलिस मुठभेड़ों को अंजाम देकर सिख नौजवानों की हत्या करने का दोषी माना जाता था। अब हम आपको बताते हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब तक कैसे पहुंचा धार्मिक दुराचार का यह केस। इन मामलों को लेकर इसी साल 1 जुलाई को अकाली दल का बागी गुट, जिसमें प्रमुख रूप से प्रेम सिंह चंदमार्जा, परमिंदर सिंह ढींढसा, सिकंदर मलुका, सुरजीत रखड़ा, बीबी जागीर कौर, किरण जोत कौर, मंजीत सिंह, सुरिंदर भुल्लेवाल, गुरु प्रताप वडाला, चरणजीत वराड़, हरिंदर पाल टोहरा और गगनजीत बरनाला शामिल हैं। श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे। उन्होंने जत्थेदार को माफीनामा सौंपा, जिसमें सुखबीर बादल से हुई 4 गलतियों में सहयोग देने पर माफी मांगी गई। इसे लेकर
14 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब पर पांचों तख्तों के जत्थेदारों की बैठक हुई। इसमें इन गलतियों के लिए 15 दिन के अंदर सुखबीर सिंह बादल से स्पष्टीकरण मांगा गया। 24 जुलाई को सुखबीर बादल ने बंद लिफाफे में श्री अकाल तख्त साहिब को स्पष्टीकरण दिया। सुखबीर बादल के स्पष्टीकरण को सार्वजनिक करने की मांग उठने लगी। इसके बाद 5 अगस्त को स्पष्टीकरण सार्वजनिक किया गया। इन मामलों में 20 अगस्त को सुखबीर बादल को तनख्वाह घोषित किया, जिसके बाद 10 नवंबर को सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल एसडी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी बड़ी खबर, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। आज के दिनों में जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, रोज़ हम पढ़ रहे हैं, रोज़ हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, किसी को पुलिस की वर्दी में ठगा जा रहा है। साइबर ठगों से जड़ी हुई है ये खबर। झारखंड के जामताड़ा जिले को साइबर ठगी के लिए पूरे देश में जाना जाता है। ये क्षेत्र विशेष रूप से ऑनलाइन ठगी जैसे कि फिशिंग के मामलों के लिए प्रसिद्ध है। जामताड़ा के कई लोग साइबर अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से फोन कॉल्स, संदेशों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को झांसा देना शामिल है। यहाँ के अपराधी बैंक खातों और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी कर ठगे करते हैं। यही कारण है कि जामताड़ा को भारत का साइबर ठगी का हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। आज हम एक बार फिर जामताड़ा से जुड़ी एक बड़ी खबर पर चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में रेंज साइबर पुलिस टीम ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से कुल 9 जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने साइबर ठगी के जरिए 5 करोड़ 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। इन आरोपियों ने क्रिप्टो करेंसी, शेयर ट्रेडिंग और ई सिम पोर्टिंग जैसी तकनीकी विधियों का इस्तेमाल किया था। पकड़े गए अपराधियों में छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और महासमुंद जिले के नौजवान शामिल हैं, जिनमें एक इंजीनियर और एक आरटीओ एजेंट भी है। गिरफ्तार आरोपियों में महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों के लोग शामिल हैं, जिनके खिलाफ ठगी के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों ने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों लोगों से धोखाधड़ी की। रेंज साइबर पुलिस के मुताबिक इन अपराधियों ने पहले लोगों से क्रिप्टो करेंसी या शेयर ट्रेडिंग के नाम पर संपर्क किया और फिर उन्हें विभिन्न तरीकों से अपने जाल में फंसा लिया। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि जामताड़ा और आसपास के क्षेत्रों में साइबर अपराध की समस्या गंभीर हो गई है। इसके मद्देनजर साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि अपराधों से बचा जा सके और लोगों को सुरक्षा की गारंटी मिल सके। जामताड़ा में हद तो अब यह है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी साइबर ठगी की दुनिया में दस्तक देने लगे हैं। उनकी हरकतें और गतिविधियों की जानकारी मिली है। दरअसल जामताड़ा के कर्माडांट के एक सरकारी +2 स्कूल में 325 बच्चों पर साइबर ठगी का शक है, लिहाजा उन पर बारीक नजर रखी जा रही है। उनके साइबर ठगी में शामिल होने की बात से टीचर्स में हड़कंप है और तमाम तरह की चर्चाओं ने माहौल गर्म कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले केरल पुलिस ने शिक्षा विभाग से संपर्क कर जानकारी दी थी कि एक छात्र ने स्कूल की हाजिरी का आधार बनाकर जमानत लेने की कोशिश की। इस खबर के बाद शिक्षा विभाग में भी खलबली मच गई और एहतियातन स्कूल कर्माडांट के इस स्कूल में सख्ती बढ़ा दी गई। आलम यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी खुद अब इस विद्यालय की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल में रोजाना की हाजिरी पर भी निगाहें रखी जा रही है। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। दरअसल स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से कुछ दिनों पहले ही हमने ये खबर सुनी थी कि सिंगापुर और दुबई के लिए इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होने वाली है और अब जल्द ही कोलकाता, बेंगलुरु, गोवा और जयपुर के लिए नई उड़ानें शुरू हो सकती हैं। विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर होने के बाद अब कंपनी ने नई योजनाएं बनाई हैं। इंडिगो ने रायपुर एयरपोर्ट को नए गंतव्यों से जोड़ने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे के बाद कुछ नई उड़ानें शुरू करने के लिए विमान कंपनियों ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को प्रस्ताव भी भेजा है, जो आज की चर्चा में शामिल है।
विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद कंपनियां अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रायपुर एयरपोर्ट से नई उड़ानों को शुरू करने की तैयारियां जोरों पर है। कंपनियां यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए नए गंतव्यों के लिए सर्वे भी करा रही है। वहीं विस्तारा और एयर इंडिया के विलय के बाद दिल्ली रायपुर दिल्ली सेक्टर में सुबह और शाम की सीधी उड़ानें शुरू हो गई हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी में राज्य के हवाई यात्रियों को नई सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसी तरह एयर इंडिया गोवा रायपुर गोवा सेक्टर में उड़ानों की शुरुआत की तैयारियों में है। इंडिगो ने भी जयपुर रायपुर जयपुर सेक्टर में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की तैयारी की है। प्रदेश के हवाई यात्रियों की लंबे समय से एक मांग थी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राजधानियों के बीच सीधी उड़ानें शुरू की जाए, क्योंकि अभी तक उन्हें जयपुर जाने के लिए दिल्ली से होकर यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे वक्त भी ज्यादा लगता था और टिकट भी महंगे हो जाते थे। नई उड़ानें शुरू होने से यात्रियों के समय और पैसे की बचत होगी। नई उड़ाने की बात करें तो बहुत दिनों से छत्तीसगढ़ के यात्रियों की ये मांग है विमान यात्रियों की कि विशाखापट्टनम रांची पटना जैसे शहरों के लिए भी उन्हें डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए और इसकी मांग कर रहे हैं, जिससे उनके समय और पैसे की बचत होगी। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आज की चर्चा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका की खास मुलाकात से। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। एक पद पहले से खाली था, 12 मंत्री थे और उनमें भी एक बृजमोहन अग्रवाल जी जो यहाँ के बड़े कद्दावर मंत्री थे, उनके सांसद बन जाने के कारण 2 पद खाली हो गए हैं। अगले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे में अमित शाह राज्य के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, साथ ही संगठन और सरकार के अधिकारियों के साथ अहम बैठकें भी कर सकते हैं। इस बीच बीते दिन सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल रमेन डेका से मिलने पहुंचे, जिससे सियासी इलाकों में अटकलें बढ़ गई। बीजेपी संगठन की ओर से कहा जा रहा है कि सीएम और राज्यपाल की मुलाकात एक सामान्य सौजन्य भेंट है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर कुछ राजनीतिक हलकों में यह चर्चा हो रही है कि यह बैठक संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर की गई। हालांकि सीएम साय ने इस मुलाकात पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की, जिससे सवाल और ज्यादा बढ़ गए हैं। सीएम साय करीब 30 मिनट तक राजभवन में रहे। वे सुबह 10:50 बजे राज्यपाल जी से मिलने पहुंचे और 11:20 पर वहां से बाहर निकले। इसके बाद सीएम साहब मंत्रालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ कई विभागों की समीक्षा बैठक की। इस मुलाकात को लेकर सियासी तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इस दौरान और संगठन के भविष्य के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। अमित शाह के आगामी दौरे और कैबिनेट विस्तार की चर्चा ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या इन मुलाकातों और चर्चाओं का सच में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्या एक कद्दावर वरिष्ठ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत जैसे कद्दावर पूर्व मंत्रियों को कोई ओहदा मिल सकता है? क्या उन्हें जिम्मेदारियां मिल सकती हैं? एक नाम बहुत तेजी से बस्तर से जो चल रहा है, लता उसेंडी जी का, क्या उन्हें भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? या रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रभाव को देखते हुए, राजधानी के असर को देखते हुए किसी नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? वो बृजमोहन जी के प्रभाव वाला चेहरा होगा या कोई ऐसा चेहरा जो बिल्कुल नया चेहरा होगा? क्योंकि बीजेपी को इस बात का ये श्रेय हासिल है कि उसने हमेशा पार्टी में अपने हिसाब से निर्णय लिए हैं और बाद में वो निर्णय जाकर बेहद खरे साबित होते हैं। एक और जो बात, आज बहुत बड़ा फैसला हुआ है जब कैबिनेट मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी और उनकी टीम ने कांग्रेस सरकार के एक बड़े महत्वपूर्ण फैसले को बदलते हुए अब महापौर और अध्यक्ष पदों का चुनाव डायरेक्ट रेफरेंडम से सीधे जनता से करवाने का निर्णय लिया है और फिर से 5 साल बाद फिर से हर मतदाता अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने नगर पालिका, नगर निगम, अपने अपने नगर पंचायत के क्षेत्र में वो अपना प्रतिनिधि जो महापौर या अध्यक्ष होगा वो चुनेगा। रायपुर की बात करें तो बीजेपी में
कुछ लोगों के नाम बड़ी गंभीरता से लिए जा रहे हैं। महामंत्री संजय श्रीवास्तव, केदारनाथ गुप्ता और आपके मृत्युंजय दुबे की एक ऐसा लग रहा था कि उन्हें शायद दक्षिण से टिकट मिले। और एक और नया नाम बहुत तेज़ी से जो उभर के आ रहा है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौर। ये बेहद महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं जो महापौर की दौड़ में रायपुर में शामिल हैं। बहुत ज़्यादा खोने के बाद भी कांग्रेस के पास अभी भी ऐसे कुछ चेहरे हैं जिनसे उनको लगता है कि शायद एक बार फिर से उनका रिकॉर्ड रायपुर नगर निगम का बड़ा अच्छा रहा है, एक बार फिर से वो क्या महापौर बना सकते हैं कांग्रेस का। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम पूर्व महापौर सभापति प्रमोद दुबे का है। इत्तेफाक से आज उनका जन्मदिन है। अब हर अखबार में पूरे पेज के विज्ञापन को देखते हुए लगता है कि दौड़ में वे शामिल तो हैं। और नाम एजाज ढेबर एक नाम है सन्नी अग्रवाल, जो बहुत तेज़ी से पुराने विधानसभा चुनाव के वक्त भी चला था। और एक और आशंका जो जताई जा रही है कि क्या अजीत कुकरेजा को कांग्रेस में शामिल करके उन्हें भी मेयर का चुनाव लड़ने की इजाज़त मिल सकती है। बहरहाल बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हम इन चर्चाओं में देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं शकील साजिद, डीए न्यूज़ प्लस के ख़ास कार्यक्रम चर्चा है, मैं आप सभी को प्रतिक्रियाओं के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। नमस्कार।